हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। अगर आप यहाँ पे खबरों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे जानते होंगे कि किस तरह से होयसला डायनेस्टी के अंडर बने टेम्पल्स जो हैं उन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम होयसलास के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कौन है होयसलास। जब भी हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल पीरियड की बात करते हैं तो लगभग 11 से 14 सेंचुरी के बीच हमें डेक्कन में यानी कि आज के प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो कर्नाटक वाला जो हिस्सा है उस रीजन में हमें होयसला डायनेस्टी रूल करती हुई नजर आएगी। ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट डायनेस्टीज कही जा सकती है जिन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर भी इन सभी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना योगदान दिया है। इनके कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो इनिशियली इनका कैपिटल बेलूर रहा, लेकिन बाद में यहाँ पर वो अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं हलेबिद में। तो इंटरेस्टिंगली इनके जो टेम्पल आर्किटेक्चर की हमें सीरीज नजर आती है वो इन्हीं कैपिटल्स में दिखती है। लेकिन बेलूर और हलेबिद के अलावा सोमनाथपुर जो है वहां पर भी आपको होयसलास के अंडर बने हुए मंदिर दिख जाएंगे। ये जो टेम्पल्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत हद तक नॉर्थ इंडिया में बनने वाले टेम्पल नागर स्टाइल के कहलाते हैं और डीप साउथ में जो टेम्पल आर्किटेक्चर आया वो द्रविडियन कहलाया। तो जो डेक्कन, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला हिस्सा मोस्टली रहा है वहां पर हमें नागर और द्रविडियन दोनों का मिश्रण नजर आता है, दोनों का मिक्सचर नजर आता है। और वहां एक टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुआ जिसे हम वेसार स्टाइल भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत वैसे तो चालुक्यास के टाइम पर हुई, लेकिन होयसलास ने भी उसे कंटिन्यू किया है। इसी वेसार स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर को कर्णत द्रविड़ स्टाइल टेम्पल भी कहते हैं, यानी कि एक तरह से प्योरली द्रविडियन स्टाइल नहीं है, लेकिन द्रविडियन स्टाइल के काफी फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें नजर आएंगे। इसी के साथ साथ होयसलास जो हैं उन्होंने जो मंदिर बनाए हैं वो सोप स्टोन यानी कि स्टेटाइट से बनाए हैं। स्टेटाइट एक ऐसा पत्थर होता है जिसको काफी इजीली कट किया जा सकता है, और ये जो स्टेटाइट या सोप स्टोन है ये क्लोरिटिक सिस्ट नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इस्तेमाल न कि सिर्फ मंदिर बनाने के लिए बल्कि होयसलास के अंडर स्कल्पचर्स भी इसी पत्थर के बने हुए हमें नजर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में, और यही तीनों मंदिर जो हैं वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुए हैं एंसेंबल्स ऑफ होयसलास टेम्पल आर्किटेक्चर के अंडर, इस टाइटल के अंडर। सबसे पहले चिन्नकेश्वर चिन्नकेशव टेम्पल बेलूर में है, होयसलेश्वर मंदिर हलेबिद में और केशव मंदिर सोमनाथपुर में। हम एक एक करके इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर का जो फ्रंट व्यू आप देख सकते हो वो काफी सिमिलर हमें नजर आएगा। एक तरीके से यहाँ हमें सामने की तरफ कोलोनेडेड पिलर्स बाहर की तरफ नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन मंदिरों के अंदर कॉलम्स या पिलर्स पाए गए हैं। वहीं जब हम रूफ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ऊंचा विमान या शिखर जैसा कुछ रूफ नजर नहीं आ रहा, बल्कि रूफ एक प्रकार से फ्लैट, जैसे वुडन लॉग होता है उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी के नहीं बने हुए लेकिन वुडन लॉग्स के रूप में यहाँ पे रूफ जो है वो बनाए गए हैं, जैसे कि लकड़ी के फट्टे या वुडन लॉग्स जो है उनको एक के ऊपर एक रख दिया गया हो। आइए इन सभी मंदिरों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चिन्नकेशव टेम्पल आता है बेलूर में। आप इसकी पिक्चर यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ओरिजिनली विजय नारायण मंदिर भी कहलाता था। ये पर्टिकुलर टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है और आप इसे यागाशी, बेलूर में ही यागाशी नदी जो है उसी के पास आप देखेंगे। यहाँ होयसला डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर विष्णुवर्धन जो है उनके अंडर आपको ये टेम्पल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन विष्णुवर्धन जो थे उनके अंडर ये टेम्पल कंप्लीट नहीं हो पाया था। बाद में भी इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो आगे चलता रहा, और आप देखते हैं कि इस मंदिर के चारों ओर दीवार बनाना और इसी के साथ साथ इस दीवार को क्रॉस करने के लिए गेटवे बनाना, यानी कि गोपुराम बनाने का जो काम हुआ है वो विजयनगर एम्पायर के समय हुआ। विजयनगर एम्पायर जब हुआ करता था उस टाइम पर आपको ये गोपुराम यानी कि एंट्रेंस गेट बनता हुआ नजर आएगा, राय गोपुराम। राय गोपुराम्स की खास बात यही होती थी कि ये गोपुराम्स यानी कि गेटवेज जो है ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे।
तो अंदर जो मंदिर है वो तो होयसला के समय का है, लेकिन इस मंदिर का जो चारों तरफ बाउंड्री है, उसका जो गेटवे है, उसका जो एंट्रेंस गेट है, यानी कि गोपुराम है, वो विजयनगर एम्पायर के समय से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में आपको 3 श्राइन्स देखने को मिलेंगे। सबसे बीच में चेन्नकेश्वर या चेन्नकेशव टेम्पल ही है। और मैं आपको बता दूं, चेन्नकेशव का मतलब होता है, चेन्ना मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम, केशव यानी कि लॉर्ड विष्णु। तो ब्यूटीफुल लॉर्ड विष्णु, इस तरह से ये जो नाम आप इस मंदिर का देख सकते हो, ये रखा गया है। तो सेंटर में आपको चेन्ना केशव यानी कि लॉर्ड विष्णु का श्राइन देखने को मिलेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड में आप यहाँ पर रिस्पेक्टिवली सोम या नयगी और इसके साथ साथ कप्पे, शनिग्राय टेम्पल श्राइन्स देखेंगे। ये वहां के आपको लोकल डेइटीज देखने को मिलेंगे, जो लॉर्ड विष्णु की जो श्राइन है उनके लेफ्ट और राइट में हम देख सकते हैं। चिन्नकेश्वर टेम्पल जो है उसका इंटीरियर उसकी बहुत ही खास बात मानी जाती है, लेकिन इंटीरियर में अंदर एंटर होने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा अगर टेम्पल के प्रेमाइसेस की बात करें तो इस चिन्नकेशव टेम्पल प्रेमाइसेस में आपको 2 स्तंभ यानी कि पिलर्स नजर आएंगे। पहला है गरुड़ स्तंभ। आप पीछे गोपुराम देख पा रहे हैं, तो इस गोपुराम को जैसे ही आप क्रॉस करके अंदर टेम्पल प्रेमाइसेस में एंटर होते हैं, वहीं आपको गरुड़ स्तंभ नजर आएगा। ये दोनों एक ही हैं। ये थोड़ा नीचे से पिक्चर है और ये आप यहाँ पर ऊपर से देख सकते हैं। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ गरुड़ जो है वो लॉर्ड विष्णु के वाहन माने जाते हैं। तो ये गरुड़ स्तंभ हम देखते हैं। इस स्तंभ के ऊपर ज्वाला जो है वो भी जलाई जाती है। इसी तरह से एक और स्तंभ आपको नजर आएगा, दीप स्तंभ, जो सबसे ऊपर यहाँ पर जो कैपिटल या फिर हम कह सकते हैं जो क्राउनिंग एलिमेंट बनाया गया है वो दीप के रूप में हमें नजर आता है। तो गरुड़ स्तंभ और दीप स्तंभ चिन्नकेशव टेम्पल के प्रेमाइसेस में हमें नजर आता है। अब जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे खास बात जो यहाँ पर होयसलास के टेम्पल्स की मानी गई है वो है अंदर के कॉलम्स यानी कि पिलर्स। इन पिलर्स में एक अनोखी ही शाइन हमें देखने को मिलती है। और अगर आप इन पिलर्स की यहाँ पर कटिंग को देखोगे तो आपने आज के समय में, आज के टाइम पर मेटल या पत्थर जो है उसकी कटिंग के लिए एक प्रकार की मशीन को देखा होगा, जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहती है और उसके घर्षण के वजह से, फ्रिक्शन की वजह से पत्थर जो है वो कटता है या फिर शेप लेता है। तो अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसी प्रकार की किसी मशीन का इस्तेमाल किया गया होगा। और अगर मशीन का इस्तेमाल नहीं भी किया गया है तो अपने आप में इतनी बेहतरीन कटिंग जो है ये पिलर्स की गई है, ये सराहनीय है। सबसे खूबसूरत यहाँ पर जब हम चन्नकेश्वर टेम्पल में जाते हैं तो हमें नरसिम्हा पिलर देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ही बारीक और डेलिकेट डिजाइन्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इसी प्रकार से अगर हम इस मंदिर के बाहर की जो वॉल्स हैं उन्हें देखें तो आपको बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग्स और स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक सुर सुंदरी को आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख सकते हैं लॉर्ड विष्णु जो है उनका वराह अवतार। और वहीं ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि मंदिर का बेस है, उसके ऊपर भी आप बहुत सारे हाथी घोड़े और शार्दुल्स जो हैं उन्हें भी देख पाएंगे। तो बहुत ही बारीक कार्विंग्स जो हैं वो हमें होयसलास के समय के टेम्पल्स में नजर आती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो मंदिर हमारे सामने है वो है होयसलेश्वर मंदिर। ये हलेबिद में है और ये भी विष्णुवर्धन नाम के जो होयसला राजा थे जो हमने पीछे पढ़े थे, उन्हीं के समय में बन रहा है। दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। आपको इस मंदिर के अंदर लॉर्ड शिव की नटराज के रूप में यानी कि नृत्य करते हुए मूर्ति जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस टेम्पल में भी आप यहाँ पर जो टेम्पल का बेस देख पा रहे हो, इस बेस के ऊपर आपको रामायण महाभारत के बहुत सारे सीन नजर आएंगे, बहुत सारे एलिफेंट्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। इस टेम्पल की खास बात यह है कि इनमें जितने भी जानवर बनाए गए हैं वो सभी जानवर सेम पोज में आपको नजर नहीं आते। वो अलग अलग पोज में, अलग अलग दिशाओं में देखते हुए बनाए गए हैं। तो हर एक
चीज, हर एक एलिमेंट जो इस मंदिर का है, चाहे वो छोटे छोटे जानवर ही क्यों ना हो, उसमें भी आर्टिस्ट जो है, स्कल्पटर मेकर्स जो है, स्कल्पचर बनाने वाले जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये है होयसलेश्वर मंदिर। यहाँ पर आप होयसलेश्वर मंदिर जो है उसका एक्सटीरियर पार्ट देख सकते हो। ये पिक्चर मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप इस पिक्चर में जो मंदिर का बेस है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इस प्रकार से इस मंदिर का जो बेस है वो नजर आएगा, और वैसा ही कुछ ऊपर भी हमें दिख रहा है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो मंदिर का बेस प्लान है, ग्राउंड प्लान है, वो एक स्टार के रूप में है, तो गलत नहीं होगा। और इस तरह का ग्राउंड प्लानिंग जो है उसको हम स्टेलिट प्लान कहते हैं, और होयसलास के अंडर जो मंदिर बनाए गए हैं वो इसी तरह के प्लान्स पर, ग्राउंड प्लान्स पर तैयार किए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए। यानी इनकी ग्राउंड प्लानिंग स्टार के रूप में हमें दिखती थी। नेक्स्ट जो मंदिर है वो है केशव मंदिर। ये सोमनाथपुर में है और ये लॉर्ड विष्णु को ही डेडिकेटेड है। लेकिन अभी तक जो भी मंदिर आपने देखे उनमें से सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल यही मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की खूबसूरती है पहले तो इसकी कार्विंग्स, और अगेन इसमें मौजूद खूबसूरत स्कल्पचर्स। तो होयसलास के समय में जितना टेम्पल आर्किटेक्चर बना उसमें सबसे खूबसूरत इस मंदिर को माना जाता है। और ये एक बहुत ही पॉपुलर फेमस आर्किटेक्ट जकनाचारी के द्वारा 13 सेंचुरी में कावेरी नदी के पास बनाया गया केशव मंदिर। ये भी, यहाँ पर भी आपको स्टेलेट प्लान यानी कि ग्राउंड प्लानिंग जो है वो स्टार के रूप में नजर आएगी, और आप शायद इसे रियलाइज भी कर पा रहे होंगे इस पिक्चर की सहायता से। आइए थोड़ा और डिटेल्स देखते हैं। इस मंदिर में जब आप अंदर एंटर करते हैं और जैसे ही आप मंडप वाले हिस्से में एंटर करते हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि पूजा पाठ वगैरह करना, उसके ऊपर की तरफ जैसे ही आप सीलिंग को देखेंगे वहां पर इतनी बारीकी से ये कुछ कार्विंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। इसी कारण से ये मंदिर जो है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर मेन श्राइन में एंटर करेंगे आपको यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण जो हैं उनके खूबसूरत पत्थर की बनाई हुई प्रतिमा मेन श्राइन में देखने को मिलती है, केशव टेम्पल। सो ये है तीनों मंदिर जिन्हें यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। होयसलास के टेम्पल आर्किटेक्चर में ये तीन मंदिर काफी महत्व रखते हैं। हम लगभग 2014 से 2014 से कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्पल्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हों। ये काफी समय से यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में तो थे, लेकिन फाइनल लिस्ट तक जगह नहीं बना पा रहे थे। पर अब फाइनल लिस्ट में जगह भी बना ली है, और ये जो मंदिर है इस तरह से यूनेस्को की द्वारा जब इन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है तो इनके आसपास टूरिज्म वगैरह जैसी चीजें बढ़ने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस वजह से भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी एक प्रकार से फायदा होता है। तो आर्ट कल्चर जो है वो कैसे इकोनॉमी से जुड़ा है वो चीज हमें यहाँ भी लगती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को जानकारी दे देती हूँ। 23 सितंबर लास्ट डे है मेगा एक्सटेंशन ऑफर का। अनअकैडमी प्लस के ऊपर आप जितने भी महीनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको रिस्पेक्टिवली कुछ मंथ्स और सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड ARTI 1702 की मदद से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर यूपीएससी प्रयास नाम से बैच स्टार्ट हो गया है जो कि 2024 को टारगेट कर रहा है। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके आप यहाँ पर इस बैच में भी शामिल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2025 के एस्पिरेंट्स फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 16 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, और इसी के साथ हमारे अनअकैडमी पर यहाँ पर फ्री यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट 24 सितंबर को शेड्यूल्ड है सुबह 11 बजे। बहुत ही बेहतरीन एक्साइटिंग प्राइजेस जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो। पर इन गिफ्ट्स के साथ साथ एक और खास बात कि इस अल्ट्रा कॉम्बैक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको आपका सिलेबस रिवाइज करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच।